अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोर्स, और इसके बाद दूसरा टॉपिक भी इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे वो है मोमेंटम के फोर्स और मोमेंटम क्या होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अब देखें, यूनिट नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स कि डायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में हम काइनेमैटिक्स में हमने भी वहां पर भी हमने पढ़ा था। हमने वहां पे ये पढ़ा हुआ था कि डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स ये दोनों ब्रांचेज हैं हमारे पास मैकेनिक्स की। और अगर आपने मैकेनिक्स को शुरू वाले चैप्टर में आपने समझ के पढ़ा हुआ होगा तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन काइनेमैटिक्स में हमने जस्ट मोशन को स्टडी किया था, हमने फोर्स के रेफरेंस को डिस्कस नहीं किया था, जस्ट हमने मोशन को डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट की। लेकिन डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को भी डिस्कस करते हैं और उसके फोर्स रेफरेंस को भी डिस्कस करते हैं, यानी उसके कॉजेज को कि मोशन क्यों हो रही है। डायनामिक्स का मतलब भी होता है मोशन का। ठीक है ना। तो अब इसका इंट्रोडक्शन देखें तो वो कहता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट की मोशन को तो पढ़ती है, एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसमें वो उसकी फोर्स ऑफ रेफरेंस को भी डिस्कस करती है स्टूडेंट्स। लेकिन काइनेमैटिक्स में ऐसा नहीं था। काइनेमैटिक्स में हम जस्ट मोशन के ऊपर फोकस कर रहे थे, हम फोर्स को नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स की ही ब्रांचेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास डायनामेटिक्स का इंट्रोडक्शन कि डायनामिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिक्स में हम मोशंस और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स में जस्ट मोशन को पढ़ते हैं, फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन को भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की और उसके फोर्स रेफरेंस को भी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स, क्योंकि उसने यहाँ पर देखे ना इंट्रोडक्शन में कहा है कि इसमें मोशन को हम पढ़ेंगे विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स को मोशन के साथ रिलेट करने से पहले हम जस्ट ये समझ लेते हैं कि फोर्स है क्या। ठीक है, आपने एजेंट का वर्ड सुना होगा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ एजेंट्स होती हैं। अब ट्रैवल एजेंट होते हैं, ठीक है ना, दूसरी कंपनीज में जिनके दूसरे पर्पज होते हैं। हर कंपनी का हर काम के लिहाज से एक एजेंट होता है और एजेंट का काम स्पेसिफिक होता है। अब ट्रैवल एजेंट का काम है कि ट्रैवल एजेंसी के जितने भी काम होंगे, लोग अब्रॉड ट्रैवल करेंगे दूसरे कंट्रीज में, ठीक है ना, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, तो वो उसी एजेंट से ट्रैवल करेंगे क्योंकि उसके पास क्या स्पेसिफिक काम करने के लिए है कि वो क्या करता है कि ट्रैवल कराने के जितने भी प्रोसेस हैं वो खुद डील करता है। इसी तरह आप पासपोर्ट बनवाने जाती हैं पासपोर्ट ऑफिस, तो वहां पर भी एजेंट्स होते हैं कुछ, और उनका काम क्या है कि वो क्या करेंगे, जस्ट हमें पासपोर्ट के प्रोसेस में हमारी हेल्प करेंगे। उन्हें पासपोर्ट के जितना भी प्रोसेस होता है उसका नॉलेज होता है और वो उसकी हमें मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एजेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो आपने आपकी इस बुक में जस्ट सिंपल तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है फोर्स को। वो कहता है फोर्स भी एक एजेंट है। अब फोर्स एक एजेंट है तो फिर इसका भी कोई स्पेसिफिक काम होगा ना। तो वो कहता है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जिसका काम है बॉडी को स्टेट को चेंज करना। बेसिकली बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक रेस्ट या मोशन, बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। ठीक है ना। लेकिन फोर्स का क्या काम है, इसका काम है उसकी स्टेट को चेंज करना। अगर मोशन में है तो उसमें रेस्ट में लेके आती है, अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेके आती है। ठीक है ना। लेट्स सपोज अब ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहां से थ्रो करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेट्स सपोज यहां पर मैंने इसे हैंड किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये यहीं पे रुकी रहेगी। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आएगी। अब क्या हुआ, फोर्स ने एज ए एजेंट इसके ऊपर वर्क किया और इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, यानी इसे मोशन में ले आया वो। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट या छोटा बच्चा कोई भागता हुआ जा रहा हो जिसे हमें रोकना हो कहीं बह जाने से, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, बेसिकली फोर्स लगाते हैं।
फिर वो क्या, बच्चा भाग के जा रहा होता है, वो उस वक्त स्टेट ऑफ मोशन में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है और मोशन से रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स हमारे पास क्या है, एक एजेंट है जिसका पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना। रेस्ट से मोशन में आते हुए ऑब्जेक्ट को ले आती है और मोशन से रेस्ट में ऑब्जेक्ट को ले आती है। ये है हमारे पास फोर्स का पर्पज अकॉर्डिंग टू योर गिवन सिलेबस। वो कहता है फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो कहता है कि फोर्स एक एजेंट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, जो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बेसिकली फॉर्मूला गिवन किया गया है, वो हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको इंट्रोडक्शन पूरा मिल जाए। वैसे ये फॉर्मूला हम आगे इस चैप्टर में न्यूटन के लॉ में प्रूफ करेंगे और इसको ड्राइव करके बनाएंगे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है F इज इक्वल टू ma। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स का जो यूनिट होता है ना, क्योंकि फोर्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था उस न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो फोर्स का यूनिट होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये बात याद रखिएगा कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन क्यों है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने फोर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था उसका नाम न्यूटन था, आइजैक न्यूटन था। तो उसने नाम के बेसिस के ऊपर इसका जो एसआई यूनिट बना दिया, वो बनाया गया न्यूटन। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है स्टूडेंट्स कि न्यूटन एसआई यूनिट हो गया, अब कितनी फोर्स हो कि हम उसके ऊपर, हमें मालूम हो जाए कि इसके ऊपर मैं अब 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है ना, न्यूटन तो एसआई यूनिट हमने फिक्स कर दिया है। अब हमें यह नहीं मालूम कि हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स कितनी हो सकती है। ठीक है, बेसिक और सिंपल सा हमारे पास इसका टॉपिक है। अगर हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं कहता हूं इसकी वेलोसिटी जो है ना वी आई, वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये ट्रेवल करके आगे जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी। वो समथिंग, आप देख रहे हैं फोर्स लगाइए तो ये रेस्ट में तो नहीं रहेगा, मोशन में चला जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, हम कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसका मास कितना था हमारे पास 1 kg, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की। अगर इसका मास भी 1 kg हो और ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करे स्टूडेंट्स, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करे। मास भी 1 kg, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करे, तो तब हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना, वो फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास 1 kg का मास हो और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो हम कहेंगे कि यहां से जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी है हमारे पास, 1 न्यूटन है। एक सिंपल पॉइंट बना के लिख ले कि 1 न्यूटन कितना होता है, कि अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी मास 1 kg हो, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, और वो एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स हम जो फोर्स लगा रहे होंगे वो होगी हमारे पास 1 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब उसके बाद अदर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम का, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक छोटा ऑब्जेक्ट जा रहा है ट्रेवल करके, एज्यूम कर लेती हैं एक छोटा ऑब्जेक्ट, आप इसको एक कार मेंशन कर लें, ये मूव करके जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसके आगे भी एक पर्सन रुका हुआ है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये बड़ी व्हीकल है, इसकी जो हमारे पास बेटा वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी हम कहते हैं वो है हमारे पास, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करके जा रही है। तो इसके आगे में सामने भी एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो अब आप बताएं इन दोनों, ये दोनों अगर गाड़ियां जाके इनसे हिट होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर ये बड़ी गाड़ी वाला ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसका एक्सीडेंट काफी सीरियस हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें हमने करना क्या है, वेलोसिटी सेम थी, इसकी वेलोसिटी भी सेम थी, लेकिन मासेस क्या हैं, अलग अलग है। इसका मास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मास कुछ ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखें जो मोमेंटम होता है ना, बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें मास ज्यादा है तो हिट ज्यादा कर रहा है, मास कम है तो हिट कम कर रहा है। बेसिकली जो आप मोमेंटम को ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है ना बेटा, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। मास ज्यादा होता है तो मोमेंटम ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा हो तब भी मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका मास ज्यादा था, वेलोसिटी दोनों की सेम थी, इसलिए इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए ये जाकर इसको ज्यादा हिट करती है। इसका मास कम था, वेलोसिटी हालांकि दोनों की इक्वल थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम क्यों हो रही है, क्योंकि इसका मास कम है, इसलिए जाकर ये इसको कम हिट करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब लेट सपोज एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक हमारे पास फुटबॉल है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है, और एक हमारे पास टेनिस बॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आ रही है इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी जो है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बताएं हमारे लिए रोकना किसको ज्यादा मुश्किल होगा। या लेट सपोज हम कहते हैं कि इसका मास 2 kg है, इसका मास 1 kg है। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन निकालते हैं, 22 जा 40 और 1 10 जा 10, इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी आ रही है, 40 आ रही है। इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, 10 1 जा 10, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो इसको रोकना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि किस एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोमेंटम भी ज्यादा, और किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मासेस सेम है और उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब देखें वो कहता है क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट अ बॉडी। मोमेंटम बेसिकली है क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करता है किसी भी बॉडी की, किस बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, कम है, ज्यादा है, ये कौन एक्सप्लेन करता है, हमें मोमेंटम एक्सप्लेन करता है। अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा,
अगर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम तो मोमेंटम कम। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन भी लिखें। अब देखें ना, यहाँ पर हमने मोमेंटम को किन दो चीजों से देखा था, मास और वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब देखें, वो कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ये मोमेंटम क्या है, बेसिकली हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। जब एक बॉडी मूव करके कहीं जा रही हो, आप उसके मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दें तो आपको उसी टाइम के ऊपर उसका मोमेंटम मिल जाएगा कि इस वक्त इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, यानी इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन इस मैथमेटिकली फार्मूले के मुताबिक है। मोमेंटम को जो हम डिनोट करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो डिनोट करते हैं हम P से। P इज इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर, इसलिए इसका फार्मूला P इज इक्वल टू mv। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। तो अब देखें, मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, मास का यूनिट होता है हमारे पास kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, kg मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है हमारे पास SI यूनिट ऑफ अ मोमेंटम। ये भी हमारे पास इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक यूनिट और भी होता है हमारे पास मोमेंटम का, वो होता है S इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। ये भी हमारे पास मोमेंटम का यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे वो पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।